Hello students, welcome to Wings After 12th, an exclusive platform to prepare for the entrance exams after 12th, wherein we prepare you for IP MAT, CLAT, NMIMS, DUJAT, Christ University, Symbiosis and all other entrance exams after plus 2. My name is A. Kumar, and in today's session I'll be dealing with one of the most important topics of English language, and the lesson for today is the art of learning and storing words. As you all know, word is the backbone of a language. बहुत ही important role play करता है words किसी भी language में. आप अपने message को convey नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास word stock नहीं है proper तो इसीलिए इस topic में words का importance कितना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आज जिस टेक्निक के ऊपर हम बात करेंगे, we'll be talking about a unique technique today, and that will help you learn and store words, because it has been seen कि लोग words को पढ़ते तो हैं, समझ भी जाते हैं उस particular time पे, but फिर जैसे जैसे time बीतता है तो words को भूलने लग जाते हैं. Means they are capable of learning words, but they are not capable of storing those words in their mind, right? वो अपने mind में store नहीं कर पाते हैं. तो फिर क्या फायदा है? वर्ड्स को सीख तो लिया लेकिन जब जरूरत हुआ तब यूज ही नहीं कर पा रहे. तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए I have come up with a unique technique that will help you learn and store words in an easy manner, right? So let's get started with the topic. So here we have a word, practice, right? And each and every letter of this word conveys a message to you. You need to understand this. Yes. Now we need to understand कि हर एक लेटर जो है वो क्या मैसेज दे रहा है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक लेटर जो आपको बताएगा, कुछ मैसेज कन्वे करेगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा. सो नाउ P stands for parts of speech. किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ पाएंगे तो उस वर्ड को किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे, उसके फंक्शंस को समझ पाएंगे, ग्रामेटिकल फंक्शन समझ आएगा. क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब किसी वर्ड का बदलता है तो उसके ग्रामेटिकल फंक्शन भी चेंज होते हैं. तो पहले ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ये 8 कैरेक्टर के अलावा वर्ड किसी और कैरेक्टर का हो ही नहीं सकता है. इट सिंपली मीन्स कि कोई भी लैंग्वेज, बी इट हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, राइट, वो सारे लैंग्वेज में जो वर्ड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन 8 कैरेक्टर्स के होंगे, राइट. इनको समझना बहुत जरूरी है. नाउन देखिए क्या है. नाउन इज द नेमिंग वर्ड. जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं सारे नाउन कहलाते हैं. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन is a word which is used instead of a noun. Adjective क्या होता है? Adjective is a word which describes noun or a pronoun. Verb क्या होता है? Verb shows action जो अलग अलग तरीके से present करता है. Adverb क्या होता है? That modifies a verb. Preposition क्या होता है? वो position बताता है noun और pronoun के respect में. Conjunctions क्या होता है? Connecting words होता है. Interjection क्या होता है? वो sudden feelings और emotions को express करने का काम करता है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये वर्ड के फंक्शन को भी डिस्क्राइब करते हैं, राइट. नाउ आर, दैट स्टैंड्स फॉर रूट. किसी भी वर्ड का रूट जानना बहुत जरूरी है. अगर आप किसी भी वर्ड के रूट को जान गए तो उससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लग जाएंगे, राइट. इसके ऊपर भी हम और डिटेल में समझेंगे इसी में और आगे बढ़ करके. ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन. कोई भी एक ऐसा वर्ड है जिसको आप याद नहीं कर पा रहे हैं या उसका कोई रूट नहीं अवेलेबल है, तो क्या करेंगे? What you'll do is you'll associate that particular word with another word that you can easily remember or that you can easily keep in your mind. एक ऐसा वर्ड जिसको आप याद नहीं कर पा रहे, उसका कोई रूट नहीं है या आपको याद नहीं रह पा रहा, तो उससे मिलता जुलता कोई वर्ड के साथ उसको एसोसिएट करिए और अपने माइंड में हमेशा के लिए उसको रखिए. नाउ C stands for collection. कलेक्शन का मतलब क्या है? जो भी एक वर्ड आपको आता है
उसके जितने कलेक्शन है, मीन्स जितने सिनोनिम हैं उसके, वो सबको एक ग्रुप में रखिए, सो दैट आपको हर एक वर्ड पे इंडिविजुअली काम नहीं करना पड़े, राइट। जैसे मान लो एक वर्ड मैंने आपको बताया, डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद कर देना। अब ये एक वर्ड है, तो इससे जितने भी सिमिलर वर्ड होते हैं, डिस्ट्रॉय का सिमिलर वर्ड डेवास्टेट हो सकता है, डिमोलिश हो सकता है, वैनिश हो सकता है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके सिनोनिम्स हैं, तो आपको हर एक के ऊपर इंडिविजुअली वर्क नहीं करना पड़े, इसीलिए उसको कलेक्शन में रखिए, उसको एक ग्रुप में रखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सबके ऊपर आपको इंडिविजुअली मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा याद करने के लिए। नाउ टी स्टैंड्स फॉर टोन। टोन भी बहुत जरूरी है। कोई भी वर्ड जो होगा उसका या तो पॉजिटिव या नेगेटिव टोन होता है, राइट। क्योंकि टोन को अगर आप जानेंगे तो उसका प्लेसमेंट सही तरीके से होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक वर्ड है फेमस। फेमस का टोन क्या है, ऑब्वियसली आप सारे लोग जानते हैं। फेमस जो है ये एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है, और ये पॉजिटिव सेंस में जो लोग काम करके फेमस होंगे उनके लिए यूज किया जाएगा, राइट। जैसे महात्मा गांधी वॉज अ फेमस फ्रीडम फाइटर। उन्होंने एक अच्छा काम किया था, वो सही काम करने के लिए फेमस है। या जो भी आपके कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें कोई इंसान फेमस होंगे अच्छे काम करके, तो वो हो सकता है। जैसे रतन टाटा इज अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे करके बोल सकते, तो फेमस अच्छा काम करके। वहीं पे अगर हम बात करेंगे ओसामा बिन लादेन के बारे में, या कोई भी नेगेटिव काम जो करके फेमस हुआ है, तो क्या उसके लिए हम फेमस वर्ड को यूज करेंगे, बोलेंगे क्या कि ओसामा बिन लादेन वाज अ फेमस टेररिस्ट? ये सेंटेंस तो चल जाएगा, लेकिन ये टोन वहां पे अप्रोप्रिएटली सेट नहीं करेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओसामा बिन लादेन वाज अ नटोरियस टेररिस्ट। नटोरियस टेररिस्ट का मतलब वो नेगेटिव काम करने के लिए फेमस था, तो फेमस वो भी था, बट क्या था, नटोरियस था, नेगेटिव सेंस में था, तो टोन चेंज हो गया, वर्ड भी चेंज कर दिया। यस। अब इनको सीख करके इसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो जरूरत है। इम्प्लीमेंट करिए इन सारे चीज को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखिए, रूट को समझिए, एसोसिएशन करिए, कलेक्शन रखिए, टोन को समझिए, इन सारे चीज को इम्प्लीमेंट भी करिए। कहां करेंगे, सेंटेंसेस में करिए। सेंटेंसेस कहां मिलेंगे, एक्सरसाइज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं उस सब को ढूंढिए, जहां पे भी मिल रहा प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, राइट। तो ये प्रैक्टिस जो है वर्ड, ये सीई के साथ भी एंड करता है और एसई के साथ भी एंड करता है। सबसे पहले इसी को समझ लीजिए, सीई के साथ जो एंड करता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है, और एसई के साथ एंड करने वाले प्रैक्टिस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ने भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे, राइट। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेहतर एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है आपके सामने हेडलाइन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, राइट। यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा पैसेज है, आप इसको रीड करिए और जितने अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उन सब के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझिए, राइट। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होता है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रेपोजिशन होता है, कंजंक्शंस होता है, इंटरजेक्शंस होता है। नाउन क्या होता है, किसी के नाम को बताता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी नाउन के बदले में यूज होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। वर्ब क्या होता है, दैट शोज एन एक्शन। एडवर्ब क्या होता है, दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। प्रेपोजिशन जो होता है वो पोजिशन को बताता है, प्लेस को डिफाइन करता है, वो नाउन और प्रोनाउन के रेस्पेक्ट में। कंजंक्शंस क्या होता है, जो कनेक्ट करता है दो वर्ड्स, दो सेंटेंस या दो फ्रेजेस को। और इंटरजेक्शन जो होता है वो सडन फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। अब आप इसको रीड करिए और बताइए। आई होप आपने इसको रीड कर लिया होगा। अब हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, द कंट्रीज आर ऑब्लाइज्ड टू अग्री ऑन अ सिंगल nomination for the position and were supposed to produce a candidate long ago. Alas, the task has proved beyond them, and after weeks of discussion, the talks remain deadlock. अब इस सेंटेंस में वन बाय वन करके बात करते हैं। अग्री देखिए क्या है कि ऑब्लाइज टू अग्री ऑन अ सिंगल नॉमिनेशन, मतलब सहमत होने के लिए। ऑब्लाइज टू अग्री, सहमत होना, ये क्या है, वर्ब, किसी एक्शन को दिखा रहा है, तो ये क्या है, वर्ब। देखिए अग्री का आंसर आपके सामने आ चुका है। अगर आपने भी वर्ब आंसर कर लिया है तो दैट्स वेरी गुड।
अब बढ़ते हैं ऑन अ सिंगल नॉमिनेशन। यहाँ पे सिंगल को समझिए क्या है, ये क्या कर रहा है, नॉमिनेशन कैसा है उसको बता रहा। अब उससे सिंगल को समझने के लिए पहले आपको नॉमिनेशन को समझना पड़ेगा। नॉमिनेशन TION के साथ एंड किया है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। TION के साथ एंड करने वाला, SION के साथ एंड करने वाला, NESS के साथ एंड करने वाले और SS के साथ जनरली एंड करने वाले वर्ड्स जो होते हैं ये सब जनरली नाउन होते हैं। और नाउन को किसी भी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड आ गया वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे TION के साथ ये एंड किया, ये नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब किसने किया है, सिंगल वर्ड ने। ये नॉमिनेशन कैसा है, ये सिंगल नॉमिनेशन है, तो सिंगल इज एन एडजेक्टिव और नॉमिनेशन क्या है, नाउन है। तो देखिए सिंगल एडजेक्टिव हो गया और नॉमिनेशन नाउन हो गया। अगर आपके भी आंसर मैच हो गए हैं तो बोलिए मैच हो गए हैं और आप खुश हो जाइए, आपके 3 आंसर अभी तक सही हो गए। अगर हुए हैं तो खुश हो जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर द पोजिशन, फॉर तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड आप सब जानते हैं, ये प्रेपोजिशन है। उसके बाद क्या है, वर सपोज टू प्रोड्यूस अ कैंडिडेट लॉन्ग अगो। अगो मतलब पहले, मतलब ये टाइम के बारे में बात करता है। ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखिए अगो जो होता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, राइट। देखिए एडवर्ब, फिर से आपका आंसर सही हो गया होगा। अलास बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, तो ये इंटरजेक्शन होना चाहिए। यस, द राइट आंसर इज इंटरजेक्शन। देम देखिए क्या, बियॉन्ड देम, आप जानते हैं किसी नाउन के बदले में ही देम को यूज किया गया होगा, सो दिस इज प्रिटी ऑब्वियस कि ये प्रोनाउन होगा। बिल्कुल सही आपका आंसर। और क्या, एंड आफ्टर वीक्स ऑफ डिस्कशन द टॉक्स रिमेन डेडलॉक। एंड जो होता है ये क्या करता है, कनेक्ट करता है दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे प्रेजेंट किया था एक पैसेज में। आई एम श्योर ये समझ करके आप इसको सॉल्व किए होंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप इसको फिर से भी सॉल्व करिएगा और कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको फंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेहतर समझ आएगा। सेम वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज किए जाते हैं, राइट, तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो रूट के बारे में बात करेंगे। अब रूट क्या होता है इसके बारे में जरा जानते हैं हम लोग। देखिए मैल या मैले एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बैड, राइट। अब बेने जो होता है इसका ऑपोजिट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है गुड, राइट। मैल और मैले जो वर्ड है इसका मतलब बैड होता है और बेने जो होता है इसका मतलब गुड होता है। मतलब इन दोनों से जितने भी वर्ड्स बनेंगे इंग्लिश में, वो मैल या मैले से बनेगा तो बैड होगा, बेने से बनेगा तो गुड होगा। अगला रूट देखिए क्या है, डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, इससे जितने भी वर्ड बनेंगे वो टू स्पीक से रिलेटेड होंगे, राइट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। अब देखिए मैल से एक वर्ड क्या बनेगा, मैले से, मैले प्लस डिक्ट। अब इस दोनों को जोड़ करके देखिए, मैले का मतलब बैड होता है और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक। तो मैलेडिक्ट एक वर्ड बनता है, उसका मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना, टू स्पीक बैड और रॉन्ग अबाउट समवन, राइट, टू स्पीक बैड और रॉन्ग अबाउट समवन। इज दिस क्लियर। अब देखिए अगला बेने से एक वर्ड, देखिए यही सेम टाइप का वर्ड बन जाएगा, बेनेडिक्ट। बेने का मतलब एज यू ऑल नो दिस इज प्रीटी ऑब्वियस, बेने मींस गुड एंड व्हेन इट कंबाइंस तो ये क्या बन जाता है, बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट का मतलब टू स्पीक गुड अबाउट समवन और समथिंग, राइट। आई होप ये आपको क्लियर है। डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक। अब इससे एक वर्ड देखिए, प्री एंड देन कम्स डिक्ट एंड देन इट बिकम्स प्रेडिक्ट। तो प्रेडिक्ट का मतलब तो आप जानते हैं, प्री का मतलब पहले होता है, डिक्ट का मतलब बोलना। तो प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान लगा लेना और किसी चीज के बारे में उसके होने से पहले ही बता देना। सो प्रेडिक्ट सिंपली मीन्स टू स्पीक अबाउट समथिंग बिफोर इट्स अकरेंस, मतलब उसके होने से पहले ही उसके बारे में बता देना, है ना, टू स्पीक अबाउट समथिंग बिफोर इट हैपेंस। तो प्रेडिक्ट करते हैं ना, मतलब अनुमान लगाते हैं ये, राइट। अब डिक्ट से और भी कुछ वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे डिक्शनरी देखिए बना, तो वो क्या बताता है, वो वर्ड्स के बारे में ही हमें बताता है, राइट। अब डिक्ट से एक और भी वर्ड क्या बनता है, डिक्टेट। आप जानते हैं डिक्टेट हमें टीचर्स कराते थे, वो बोलते रहते थे और हम लिखते रहते थे, राइट।
तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था रूट का। ऐसे कईयों रूट्स हैं, बहुत सारे, इसके ऊपर हम और मतलब लंबे लेसन्स को लेकर के आएंगे। आज आपको टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे ये सब फंक्शन करता है। इसके ऊपर और डिटेल्ड में हम लोग वीडियोस भी बनाएंगे, तो आप देखिएगा उन सबको, राइट। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जो रूट वर्ड में आपको समझ आया होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसोसिएशन के बारे में, राइट, कि एसोसिएशन कैसा होता है। अब हमारे पास एक वर्ड है अबैश्ड। हो सकता है आपको इसका मतलब पता हो, या हो सकता है आपको इसका मतलब नहीं भी पता हो। अबैश्ड का मतलब क्या होता है? सभी लोगों का अपना अलग अलग एसोसिएशन होता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, इसको आप इसी को याद मत करिएगा। यू कैन मेक योर ओन एसोसिएशन। इसको निमोनिक्स भी बोला जा सकता है। तो ये ट्रिक होता है, लोगों को अपने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो देखिए क्या है, ए बी से हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसोसिएशन किया। थोड़ा सा फनी है, इसको फन के वे में लीजिएगा, याद हो जाए वर्ड तो बहुत अच्छी बात है। ए बी से हमने ले लिया अभिषेक, और ए एस एच से हमने ले लिया ऐश्वर्या। सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हो गई थी। दे गॉट टुगेदर, टाइड द नॉट। और बीच में एक और इंसान यहाँ पे है जिसको आप देख करके समझ गए होंगे। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जब शादी हो गई तो सलमान खान बेचारा बहुत शर्मिंदा हो गया था। ही वॉज अबैश्ड, ह्यूमिलिएटेड, है ना। तो डिसरिगार्डेड, डिसऑनर्ड जिसको बोल सकते हैं। तो अबैश्ड का मतलब शर्मिंदा होना होता है, या फिर बहुत शर्मिंदगी फील करना, राइट। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। जो भी इन फैंस होंगे इन सारे सेलिब्रिटीज के, प्लीज डोंट माइंड, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है। इसको बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट अ फनी वे टू मेक यू अंडरस्टैंड द meaning of association or mnemonics, right? So Salman Khan here in this case got abashed. This is just an example, right? तो ये association था। I hope आपको समझ आया होगा, right? Now we'll move forward। हम देखते हैं कि क्या है अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट। हम इसमें कलेक्शंस के बारे में अब बात करेंगे, राइट। कलेक्शंस के बारे में आपको क्या बताया कि कोई भी एक वर्ड है, उसके जितने भी सिनोनिम्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उसको एक ग्रुप में रख पाए और इंडिविजुअली सभी वर्ड के ऊपर आपको मेहनत नहीं करना पड़े, राइट। तो देखते हैं, हमारे पास एक वर्ड है स्टबर्न। दिस इज वेरी कॉमन वर्ड, सभी लोग जानते होंगे। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी होना, है ना, स्टबर्न का। अब इसके सिनोनिम, इसके सिमिलर वर्ड्स आप बताइए। अब देखिए, अब स्टबर्न के बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। अब एक एक को याद करेंगे क्या? नहीं, तो सिमिलर वर्ड जो होंगे इस लिस्ट के अंदर इसको रख देते हैं। देखिए, ऑब्ड्यूरेट इसका सिमिलर वर्ड है, ऑब्स्टिनेट इसका सिमिलर वर्ड है, एडमेंट इसका सिमिलर वर्ड है, रिकैल्सिट्रेंट इसका सिमिलर वर्ड है, रेस्टिव इसका सिमिलर वर्ड है, रिजिड इसके सिमिलर वर्ड है ना। ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने लिखे हुए। तो क्या स्टबर्न वर्ड भी याद करें, फिर ऑब्ड्यूरेट भी याद करें, ऑब्स्टिनेट भी याद करें, ऐसे करके क्या सारे वर्ड्स को आप इंडिविजुअली याद रख पाएंगे और उनको क्या याद करने में उतना टाइम बिताएंगे? नहीं। तो स्टबर्न को मान लिया एक मेन हेड वर्ड, और इसके जितने भी कलेक्शन हैं, इसके सिमिलर टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं, उस सबको उनके अंदर रख लिया, उसके कलेक्शन वाले ग्रुप में रख दिया। सो दैट यू डोंट हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी वर्ड इंडिविजुअली, राइट। तो इसका फायदा आपको मिलेगा, राइट। तो ये थे कुछ यूनिक, कुछ टेक्निक्स जिसके सहारे आप वर्ड्स को अपने माइंड में रख सकते हैं और काफी लंबे समय तक रख सकते हैं। इन सबको यूज करते हुए आप इन सारे वर्ड्स को हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं, राइट। एंड में आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना रीड करिए। रीडिंग विल हेल्प यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आप डिक्शनरी लेकर के बैठ करके वर्ड्स को याद नहीं कर सकते, राइट। जब तक आप नए वर्ड्स को पढ़ेंगे नहीं, इफ यू डू नॉट come across unfamiliar words on regular basis, तो आपके नए वर्ड्स तो बढ़ेंगे ही नहीं, स्टॉक में ऐड ही नहीं होंगे, फिर आपके पास जितने वर्ड्स हैं उतने ही रह जाएंगे। एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1200 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। मैं इसका अश्योरेंस देता हूं, मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में वो सारे वर्ड्स को कवर अप करूंगा जो एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड्स हैं, या जो बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। यू जस्ट नीड टू स्टे ट्यून्ड विद मी, राइट। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। See you in the next session. Thank you so much.